हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट और कुछ राज्यों के लिए विशेष जो प्रावधान होता है उसके बारे में टॉपिक है। तो आज ये जो हमारा है ना पॉलिटी का आज लास्ट हमारा एमसीक्यू क्लास है। तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली जो भी आप नए लर्नर हैं तो प्लीज़ आप केयरफुली आप ध्यान दीजिए, मतलब सुनिए। क्या है कि आप पूरे जो है नए आज जो भी जुड़े हैं आप मेरे पॉलिटी का टोटल एमसीक्यू कीजिए। आपको पूरे तरीके से टॉपिक वाइज मैं पॉलिटी का आपका एमसीक्यू करवा चुका हूँ। और अभी जो चल रहा है आज आपका थर्ड क्लास होगा हिस्ट्री का टॉपिक वाइज आपका क्लास किया करवाया हूँ। तो वो भी आप जाके देखिए, ठीक है। जो भी नए आज जुड़े हैं और जो पुराने हैं वो भी आप ध्यान दीजिएगा। आपके लिए जो हिस्ट्री का एमसीक्यू भी मैं करवा रहा हूँ वो भी। और कल से इसके जगह पर जो है ना आपको कल में भी आपका जो भी है इसके जगह पर आपका ज्योग्राफी आएगा, ठीक है। कल से ज्योग्राफी का क्लास जो होगा आपका एमसीक्यू के तहत आपका वो स्टार्ट होगा। जिस तरीके से हम लोग पहले इसको करवा रहे हैं और हिस्ट्री को करवा रहे हैं उसी तरीके से क्या है कि टॉपिक जो है मान लिया जाए कि जो भी अभी अधीनस्थ न्यायालय है उस टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद क्या है एमसीक्यू करेंगे। लगभग 20 एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा जो टॉपिक रखता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे, उसके बाद उसका एमसीक्यू करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग चल रहे हैं और ये हमारा यही मतलब सही दिशा है। और बाकी आप लोग को किस तरीके से और चाहिए तो वो भी बताइएगा, थोड़ा हम चेंजिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने अकॉर्डिंग चलूँ। आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि सर कैसा लग रहा है जो भी। और लाइक भी कर दीजिए यार, एक लाइक बटन दबाने में क्या दिक्कत है। आप लोग लगभग 60-70 लोग देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। और एक छोटा सा मुहिम है कि कम से कम 1K तक जो भी सब्सक्राइबर है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करवाइए। और जो भी नहीं किए हैं अभी वो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और बहुत जल्द ही हम लोग बाई फेस आप लोग के सामने भी मतलब आ रहे हैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे। और थोड़ा सा अभी अभी मतलब इस लास्ट मंथ होते ही आपके सामने मैं आऊँगा, ठीक है। आपको फरवरी में, ठीक है, फरवरी में आपको आने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए और हम लोग फाउंडेशन बैच भी लाएंगे। ओके, तो चलते हैं। आपका एमसीक्यू है और जो है 72वीं बीपीएससी और 14वीं जेपीएससी जो 8 मार्च को जो होने वाला है प्रीलिम्स, उसके लिए बेनिफिट है। और बीपीएससी एईडी हो गया आपका और बीपीएससी टीचर हो गया, उनके लिए भी बेनिफिट है। ओके, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब्स एकेडमी पर। ओके, चलते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है, अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्या होता है ये, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इसको थोड़ा सा बड़े स्क्रीन को बड़ा करते हैं, ठीक है। क्या है ये थोड़ा सा जानते हैं। अधीनस्थ न्यायालय वो न्यायालय होते हैं जो जिला स्तर और उससे उससे नीचे काम करते हैं। ये उच्च न्यायालय के अधीन ही रहते हैं। तो याद रखिएगा, सबऑर्डिनेट जो न्यायालय होते हैं जो जिला स्तर और उससे नीचे का जो काम करते हैं वो कहलाते हैं अधीनस्थ न्यायालय और ये हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है कि आर्टिकल 233 से 237 के बीच अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 33 है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा कि जिला न्यायाधीश को जो आपका सीजीएम जो होता है ना आपका वो किससे नियुक्ति होता है, आर्टिकल 233 से। आर्टिकल 234 क्या कहता है कि जिला न्यायाधीशों से नीचे के न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या बात करता है, 234। और 235 क्या बात करता है, अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का कंट्रोल है, वो बात करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जिला न्यायाधीश जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं वो क्या है, जिला न्यायाधीश में शामिल होते हैं कौन कौन, जिला न्यायाधीश हो गए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हो गए, सत्र न्यायाधीश सेशन जज हो गए, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश हो गए। तो ये शामिल होते हैं जिला न्यायाधीश में। ओके, इनकी जो नियुक्ति होती है ना, नियुक्ति कैसे होती है, ये राज्यपाल द्वारा होता है उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, ठीक है। इनकी जो योग्यता है कि क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का आपका अनुभव होना जरूरी है अधीनस्थ न्यायालय के। ओके, अधीनस्थ न्यायाधीश जो सब ऑर्डिनेट जज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैसे सिविल जज, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नियुक्ति इनकी क्या होता है कि आपका
स्टेट पीसीएस द्वारा होता है, ठीक है। जो सिविल जज जो होते हैं और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जुडिशियल आपका मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति होता है उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद। ओके, अगला मतलब ये क्या कर रहा है कि आर्टिकल 235 जो है कि उच्च न्यायालय का नियंत्रण किस प्रकार का, तो उच्च न्यायालय के पास क्या होता है, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होता है। किसके पास? हाई कोर्ट का। मतलब अगर कोई न्यायाधीश अगर का पद बढ़ाना है, ठीक है, या घटाना है, तो वो हाई कोर्ट करेगा। किसके तहत? आर्टिकल 235 के तहत। किसी को ट्रांसफर कर सकता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास होता है। ओके, लेकिन इसकी जो है कि नियुक्ति और बर्खास्तगी का अंतिम अधिकार जो होता है, इसको हटा नहीं सकता, राज्यपाल के पास होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अधीनस्थ न्यायालयों का प्रकार भी होता है। तो पहला प्रकार होता है सिविल न्यायालय, सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन, ठीक है। आपका सिविल जज जूनियर डिवीजन, ठीक है। तो ये आपका सिविल जज सीनियर डिवीजन में होता है, जूनियर डिवीजन में भी होता है। ओके, और दूसरा जो होता है आपका आपराधिक जो न्यायालय होता है, क्रिमिनल कोर्ट जो होता है, जैसे सेशन न्यायालय जो हो गया आपका, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा, इस तरह का प्रकार होता है। इसमें थोड़ा सा प्रीलिम्स जो फैक्ट है वो मैं आपके लिए अलग से लगाया हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो ये आप याद रखिएगा, स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में है क्या, अधीनस्थ न्यायालय। और उच्च न्यायालय प्रशासनिक नियंत्रण इस पर रखता है, किस पे? अधीनस्थ न्यायालय पे, आर्टिकल 235 के तहत, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका भी निभाता है। ओके, तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में सही नहीं है। तो पहला जो कह रहा है आपका कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद होता है। तो ये सही है। दूसरा जो हमारा है, क्या बोल रहा है कि जिला न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये भी सही है। थर्ड जो हमारा क्या करा कि अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के पास होता है। तो ऐसा नहीं है, ये आपका हाई कोर्ट के पास होता है। अभी हम लोग देखे थे आर्टिकल आपका 235 के तहत। तो हमारा थर्ड जो स्टेटमेंट है गलत है। तो यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या करा, अगला प्रश्न क्या करा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण से संबंधित है। तो कौन सा है आर्टिकल आपका? आर्टिकल 235 अभी बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों पर किसका होता है नियंत्रण, तो हाईकोर्ट का होता है, ठीक है, उच्च न्यायालय का। यह नियंत्रण निम्न पर मतलब कथनों पर लागू हो सकते हैं। जैसे क्या होगा कि आपका पदोन्नति करवाना है, स्थानांतरण का ट्रांसफर करवाना है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है, लेकिन इसको हटा नहीं सकता, बर्खास्त नहीं कर सकता। ये कौन कर सकता है? सिर्फ राज्यपाल कर सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो ये मुख्य न्यायिक जो मजिस्ट्रेट है वो क्या है कि न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश की परिभाषा में शामिल नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है कि अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो है आपका 236 के अनुसार जिला न्यायाधीश में जो शामिल होते हैं वो जिला आपका न्यायाधीश हो गए, ठीक है, सत्र न्यायाधीश हो गए यानी सेशन जज हो गए, और इसके अलावा अतिरिक्त सेशन जज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है जिला न्यायाधीश की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो आपका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हुआ वो जिला न्यायाधीश के मतलब परिभाषा में शामिल नहीं होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है कि जिला न्यायाधीश से नीचे के न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाएगी? आपका राज्यपाल द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। ये किसके, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल भी याद करते जाएगा 234। ओके, तो ये भी आप याद करते चलिएगा। अगला जो प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन अधीनस्थ न्यायालय की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सबसे अधिक सुनिश्चित करता है। तो कौन करता है? आपका उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण। ओके, ये आपका आर्टिकल जो है आपका क्या है? 235। ओके, इसके तहत होता है। इससे क्या होगा कि कार्यपालिका का हस्तक्षेप क्या होगा? कम हो जाएगा।
क्योंकि किसके पास शक्ति है? हाई कोर्ट के पास शक्ति है। अगला प्रश्न है कि अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है क्या कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय राज्य सूची का विषय है। चलो सही है। दूसरा जो है आपका कह रहा है कि संसद को अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, तो ये भी सही है, कानून बनाने की शक्ति है संसद को अधीनस्थ न्यायालयों पे। और थर्ड जो है आपका देखिए संविधान में संशोधन या संघीय न्यायिक ढांचे के तहत कानून बना सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। और थर्ड जो है उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर केवल न्यायिक नियंत्रण है, तो ऐसा नहीं है, न्यायिक प्लस आपका प्रशासनिक दोनों है, आर्टिकल आपका 235 के तहत। ओके, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण में शामिल नहीं है? देखिए स्थानांतरण भी है, पदोन्नति भी है, आपका अनुशासनात्मक कार्यवाही भी है, लेकिन वेतन जो है ना, वेतन निर्धारण जो है ये नहीं है। उच्च न्यायालय में नियंत्रण में वेतन निर्धारण जो करेगा ना आपको आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगा या विधायिका का विषय बन जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में जिला न्यायाधीश की बर्खास्तगी यानी रिमूवल किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये हम लोग पीछे भी पढ़े थे। देखिए आर्टिकल 233 और 235 के अनुसार मतलब के बीच के अनुसार क्या कर रहा है आपका नियुक्ति और राज्यपाल करेगा, बर्खास्तगी का औपचारिक अधिकार राज्यपाल के पास ही है, लेकिन यह कार्य उच्च न्यायालय की सिफारिश पर ही किया जाता है। जब हाई कोर्ट सिफारिश करता है ना तभी किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 237 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद जो आपका 237 है ना, मजिस्ट्रेटों पर जो अधीनस्थ न्यायपालिका के प्रावधानों का अनुप्रयोग पर ये प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायपालिका से जुड़े प्रावधानों को क्या कर रहा है ना, मजिस्ट्रेट पर भी लागू करने की शक्ति देता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधीनस्थ न्यायपालिका के ढांचे में सही क्रम को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शा रहा है आपका? ये आपका देखिए सिविल जज हो गया जूनियर, सिविल जज सीनियर और सिविल जिला न्यायाधीश, तो ये सही आपका निचले स्तर से, सबसे निचला स्तर जूनियर हो गया, फिर उसके बाद सीनियर हो गया, फिर उसके बाद जिला न्यायाधीश हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका क्या कि अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सा प्रावधान है आपका? उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण जो आर्टिकल 235 के तहत। इससे क्या हुआ कि कार्यपालिका का हस्तक्षेप से अधीनस्थ न्यायालय बच गया, जो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका का स्वतंत्रता का रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है हमारा कि अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित की जाती है। चलो सही है ये भी। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध अनुशासनात्मक जो कार्यवाही कर सकता है, तो ये भी सही है। उच्च न्यायालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही अंतिम होगी, ये ऐसा नहीं है। थर्ड, अंतिम नहीं होता है, अंतिम आदेश जो देगा ना वो आपका रिमूवल एक तरह से होगा, यानी आपको डिसमिस होगा, ये कौन देगा? आपका राज्यपाल देगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जिला न्यायाधीश के पद के लिए निम्नलिखित में कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? देखिए भारत का नागरिक होना तो आवश्यक है, ठीक है, 7 वर्ष का अनुभव भी होना, अधिवक्ता का अनुभव है मतलब आवश्यक है, और उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होना इसमें क्या है कि ये कोई जरूरी नहीं है, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होना आवश्यक नहीं है, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं, कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है यहाँ पे? ठीक है, गलत है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा गलत है ये आपका? सी नंबर, अधीनस्थ न्यायालय केंद्र सरकार के अधीन होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके, अधीनस्थ न्यायालय जो होता है राज्य न्यायपालिका का हिस्सा ही होता है, तो इसलिए केंद्र के पर ये नहीं होता। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? अगला जो प्रश्न कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में किस मामले में उच्च न्यायालय का परामर्श अनिवार्य नहीं है? तो देखिए अनिवार्य नहीं है,
तो ये देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन के निर्धारण में। देखिए नियुक्ति जो है आपका कितना है, आर्टिकल 233 और 34 से है, ठीक है, 34 से है। आपका स्थानांतरण जो हो गया आपका कितना से है, आर्टिकल 235 से है, ठीक है। और वेतन निर्धारण राज्य सरकार या विधायिका का काम है, लेकिन हाई कोर्ट के परामर्श यहाँ पे जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना को सही रूप में दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाता है आपका, ये आपका जिला न्यायाधीश सिविल और आपराधिक दोनों मामलों का प्रमुख होता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं सही है। जिला न्यायाधीश जो होता है आपका सिविल मामलों में डिस्ट्रिक्ट जज, आपराधिक मामलों में सेशन जज, इसलिए वही दोनों का प्रमुख होता है कौन, आपका जिला आपका कौन होता है, आपका जिला न्यायाधीश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है और आज का इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि आपको अधीनस्थ न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो ये उच्च न्यायालय का नियंत्रण कार्यपालिका को सीमित करता है, तो ये है, ठीक है, आर्टिकल 235 हमारा हाई कोर्ट का नियंत्रण देता है अधीनस्थ न्यायालय पर। ओके, अब आगे का टॉपिक चलते हैं। अगला जो टॉपिक है और पॉलिटी का आज मतलब आज नहीं, आज पूरे पॉलिटी का लास्ट जो टॉपिक है करवाऊंगा, ये मैं आपको आज ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो भी जुड़ रहे हैं यहाँ से, जो भी देख रहे हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा 1K का हम लोग का सब्सक्राइबर का मुहिम है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और पूरी पॉलिटी मेरी जो प्रतिबद्धता था वो मैं अपना प्रतिबद्धता निभाया। अब आपकी प्रतिबद्धता है कि 1K आप सब्सक्राइबर को जुड़िए, ठीक है, आप भी सब्सक्राइब कीजिए जो भी देखते हैं, और प्लीज़ लाइक किया कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। जो बाद में देख रहे हैं वो भी कीजिएगा और जो अभी देख रहे हैं वो भी कीजिएगा। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। आर्टिकल 371 से 371 जे तक कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में कुछ राज्यों के ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या है कि अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल जो है 371 क्या कर रहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात में राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी देता है। क्या, विदर्भ जो महाराष्ट्र और सौराष्ट्र या कच्छ जो गुजरात में है, उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए विशेष जिम्मेदारी दिया जाता है आपका किसको, राज्यपाल को। आर्टिकल 371 ए के तहत नागालैंड को मतलब क्या है, नागालैंड में नागालैंड के लिए संसद कानून लागू नहीं होगा। नागालैंड के लिए संसद का कानून नहीं लागू होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नागालैंड के लिए संसद का कानून लागू नहीं होगा जब तक राज्य विधानसभा सहमति न दे, यदि विषय हो नागा प्रथागत कानून से या सामाजिक रीति रिवाजों पर या भूमि और संसाधनों के स्वामित्व पर। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रखिएगा। बहुत कम लोग ही इस चैप्टर को पढ़ाते हैं, मैं देखा हूँ बहुत कम ही लोग चैप्टर को इस पर पढ़ाए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 371 बी है जो असम के लिए प्रावधान करता है कि असम विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रों के लिए सीमित किया गया है, उद्देश्य जनजातीय हितों की रक्षा करने के लिए। ओके, और अनुच्छेद आपका 371 सी जो है मणिपुर के लिए प्रावधान करता है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विधानसभा समिति। ओके, राज्यपाल की विशेष रिपोर्टिंग शक्ति है, ठीक है। अनुच्छेद 371 डी और 371 ई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का प्रावधान करता है। 71 डी में क्षेत्रीय असंतुलन जैसे शिक्षा, रोजगार और स्थानीय कैडर प्रणाली के बारे में बात करता है। और 371 ई जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करता है। ओके, क्या है, अनुच्छेद 371 एफ जो सिक्किम के लिए प्रावधान करता है। प्रावधान सिक्किम के विलय 1975 के बाद विशेष प्रावधान मिला है, ठीक है। विधानसभा की संरचना में विशेष व्यवस्था है, पुराने कानून तब तक लागू रहेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 371 जी मिजोरम के लिए प्रावधान करता है, कानून और व्यवस्था पर राज्यपाल को विशेष शक्ति दिया गया है, राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, ठीक है। और आपका अनुच्छेद 371 आई गोवा का प्रावधान करता है, न्यूनतम 30 सदस्यीय विधानसभा का होना चाहिए।
अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए प्रावधान करता है। क्षेत्रीय विकास के लिए विशेष प्रावधान करता है। शिक्षा और रोजगार में आरक्षण की बात करता है। यहाँ से अब हमारा क्या है कि क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। इतना जानकारी ले लिए हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिए, निम्नलिखित पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए संसद द्वारा बनाए गए राज्य विधान सभा की सहमति के बिना लागू नहीं होंगे यदि वो प्रथागत कानून हो, सामाजिक रीति रिवाज या भूमि स्वामित्व से संबंधित है। हमें पता है कि किससे नहीं है। आपका ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 1 और 2, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, नागालैंड जो 371 ए का में बात करता है और मिजोरम जो है 371 जी में बात करता है। ठीक है, सिक्किम जो है आपका, सिक्किम का जो प्रावधान है वो अलग तरह के प्रावधान है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश कानून व्यवस्था पर राज्यपाल को शक्ति है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड और मिजोरम। ओके, अगला जो हमारा प्रश्न है क्या करा कि अनुच्छेद 371 डी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह है क्षेत्रीय विकास और संतुलन करना। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या है कि शिक्षा रोजगार में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए ये मुख्य उद्देश्य करता है। कौन? 371 डी। ओके, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन अनुच्छेद 371 एफ जो सिक्किम के संदर्भ में सही है। तो कौन सा सही है आपका? ये विधानसभा की संरचना में विशेष व्यवस्था है। क्या है? सिक्किम के विलय से जुड़ा विधानसभा की संरचना में विशेष प्रावधान आपका संसद के कानून पर रोक लगाती है। लॉ एंड ऑर्डर 371 आपका एच जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से बात करता है। ओके, अगला हमारा प्रश्न है कि आपका किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति के विशेष रिपोर्ट भेजने की शक्ति प्राप्त है। तो अभी हम लोग पढ़े थे 371 सी, ऑप्शन नंबर सी। ये मणिपुर के बारे में बात करता है कि पर्वतीय क्षेत्र से ये संबंधित है। राज्यपाल पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। तो ये कितना करता है आर्टिकल? 371 सी से करता है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा क्या है कि ये अच्छे से नहीं लग पाया है कि निम्नलिखित में कौन सा एकदम सही है। अनुच्छेद और राज्य देखिएगा, अनुच्छेद जो है 371 ए, क्या ये सिक्किम से है? देखिएगा 371 ए जो है सिक्किम सॉरी मिजोरम से है, नहीं ये नागालैंड से। ठीक है, नागालैंड से है, तो ये गलत हो गया आपका। और 371 बी जो है क्या असम से है? तो ये असम से है। ठीक है, और 371 एच ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश से है, तो ये भी सही है। ओके, और आपका 371 जे क्या गोवा से है? तो नहीं, ये कर्नाटक से है। तो कौन सा सही है? आपका बी और सी सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2 और 3। ओके, अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, क्या है यहाँ पे कि अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में कौन सा प्रावधान है। तो कौन सा प्रावधान है आपका? ये राज्यपाल को क्षेत्रीय विकास की विशेष जिम्मेदारी है, आर्टिकल 371 के तहत। ओके, विदर्भ जो है महाराष्ट्र में है और सौराष्ट्र और कच्छ गुजरात में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होती है। ये चैप्टर आपको कहीं कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको पढ़ा दिया हूँ और एमसीक्यू भी करवा दिया हूँ। यहाँ से इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं बन सकता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन अनुच्छेद 371 जी मिजोरम के संबंध में गलत है। तो कौन सा गलत है? तो ये आपका क्या है, प्रथागत जो कानून संरक्षित है ना, ये गलत है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या कर रहा है कि आपका यहाँ पे मणिपुर से आपका संबंधित हो गया कि कोई भूमि समेत पर संसद कानून स्वतः लागू नहीं होता है, राज्यपाल को कानून व्यवस्था की विशेष शक्ति है। ठीक है, विधानसभा की सहमति है आवश्यक है, तो ये कहीं ना कहीं सही है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी 371 आई जो है आपका 371 आई जो है आपका क्या बोल रहा है आपका यहाँ पे कि का संबंध किससे है। तो ये गोवा से संबंध है। गोवा में जो न्यूनतम है आपका 30 सदस्यीय विधानसभा होना आवश्यक है, ये प्रावधान करता है 371 आई। ओके, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है 371 ए और 371 जी के अंतर्गत आने वाले राज्यों में संसद का कानून स्वतः लागू नहीं होता है, तो ये भी सही है।
ठीक है। दूसरा क्या है कि 300 अनुच्छेद 371 एच के अंतर्गत राज्यपाल को कानून व्यवस्था के संबंध में विशेष शक्ति प्राप्त है, तो दूसरा भी हमारा सही है। अनुच्छेद 371 ए के अंतर्गत सिक्किम के प्रथागत कानूनों पर संसद को कानून लागू नहीं होता है, तो ये हमारा गलत है। 371 ए जो है सिक्किम को नहीं दी गई है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में स्थानीय कैडर प्रणाली जो लोकल कैडर सिस्टम की व्यवस्था की गई है, तो किससे की गई है? 371 डी यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बात करता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये ऐसा है, शिक्षा, रोजगार और क्षेत्रीय में संतुलन के लिए लोकल कैडर जो यूपीएससी का पसंदीदा टर्म है, ये यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। आप लोग का लेवल बहुत हाई में कर रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 371 आपका जो जे है वो गोवा से नहीं कर्नाटक से है, तो ये गलत हो गया। 371 आई जो है आपका कहाँ से है? ये गोवा से है, तो ये भी गलत है। 371 बी जो है असम से संबंधित है, तो ये सही है। 371 सी जो है ये नागालैंड से नहीं, ए से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि आपका क्या कि अनुच्छेद 371 सी के तहत बनाई गई समिति का उद्देश्य क्या है? तो ये हमारा क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विधानसभा समिति राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या करता है? रिपोर्ट देती है। ओके, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? आगे जो प्रश्न है हमारा अगला कि नेक्स्ट जो है प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य में विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। आपका 371 आपका आई, आर्टिकल 371 आई, न्यूनतम कितना है? 30। ठीक है, 30 जो है विधानसभा मतलब न्यूनतम सदस्य होना चाहिए। और आज का ये लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है आपका दिखाता हूँ, 1 मिनट, ये आपको थोड़ा सा ये हो गया है। ठीक है, आपका लास्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या है आज का कि अनुच्छेद 371 जे के तहत विशेष प्रावधान किस उद्देश्य से किया गया है? तो ये जो है ना आपका कर्नाटक में जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षेत्रीय पिछड़ापन का उन्मूलन करना। 371 जे जो है कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में शिक्षा, रोजगार आपका विशेष अवसर प्रदान करता है। उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का बात करता है। और आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी एक ये लाया गया था कि आप लोग मतलब यहाँ पे इसको रिवीजन कर लीजिएगा। वेरी हाई एल्ड है जो रिवीजन है। 371 ए और 371 जी जो है असेंबली कंसेंट नीडेड की जरूर बात करता है। 371 डी लोकल कैडर एजुकेशन जॉब का बात करता है। 371 एच जो है गवर्नर एंड और क्या है लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है। 371 सी जो है हिल एरिया कमेटी की बात करता है। और 371 आई गोवा में जो 30 MLA का न्यूनतम जो है ये बात करता है। 371 जे जो है रीजनल बैकवर्डनेस की बात करता है। तो हमारी पूरी तरह से जो है आज ना आपको पॉलिटी MCQ आज पूरी तरह से मैं समाप्त कर दिया हूँ। आपको जो भी अगर आपको लगता होगा कि कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ा पाया हूँ, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या आप कमेंट बॉक्स में कोई भी मतलब आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। और ये इसी वीडियो में आप कर सकते हैं कमेंट कि सर ये टॉपिक हमें करवाइए, तो मैं अलग से आपको वो टॉपिक भी करवाऊंगा। ओके, तो आप जाकर हमारे हिस्ट्री का भी अब चल रहा है इसी तरीके से टॉपिक वाइज MCQ, और ज्योग्राफी का भी आपको कल से स्टार्ट होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।